ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 834 और 834 पेज के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। अंतिम में आया है न इति उच्यते। ठीक है, तो बात यह चल रही है तृतीय अध्याय द्वितीय पाद, और तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का यह प्रथम अधिकरण है, और इस अधिकरण का नाम है संध्याधिकरणम। ठीक, और यह स्वप्न सृष्टि पारमार्थिक है, सत्य है, अर्थात व्यावहारिक की है, या प्रातिभाषिक की है, माया मात्र है, कल्पित, दोनों में क्या है। तब पूर्व पक्षी ने इस बात का निर्णय करने के लिए अधिकरण है, तब पूर्व पक्षी ने कहा कि स्वप्न सृष्टि सत्य है। क्यों? तो श्रुति कहती अथरथान इत्यादि, यदि स्वप्न में प्रतीत होने वाले पदार्थ मिथ्या होते तो श्रुति रथ इत्यादि का वर्णन, स्वप्न के पदार्थों का वर्णन क्यों करती? किया है, अतः स्वप्न पदार्थ सत्य है, ऐसा पूर्व पक्षी कहता है। इतना ही नहीं, तो जैसे जागृत आकाश आदि पदार्थों का निर्माता है ईश्वर, इसलिए जागृत पदार्थ व्यावहारिक है, सत्य है। उसी प्रकार स्वप्न पदार्थों का भी निर्माता श्रुति ने बताया है, अतः स्वप्न पदार्थ सत्य है, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो यह सब बात पूर्व पक्षी ने इस अधिकरण के प्रथम 2 सूत्र के द्वारा बता दी। फिर सिद्धांतियों ने उनका निराकरण करने के लिए आरंभ किया सूत्र नंबर 3 में, तो माया मात्रम तु इत्यादि। तो सिद्धांति कहते हैं कि स्वप्न सृष्टि जो है वह पारमार्थिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है कैसी? फिर तो काल्पनिक है, माया मात्र है। क्यों? तो कारण बताया था कि व्यवहार के पदार्थ व्यावहारिक सत्य है, उसके लिए जो निमित्त लगते हैं उनमें से कोई भी निमित्त स्वप्न पदार्थ के लिए नहीं है। न तो योग्य देश है, न योग्य काल है, न कोई योग्य सामग्री है, अतः स्वप्न पदार्थ कल्पित है। इस बात को बता दिया सिद्धांतियों ने। तब पूर्व पक्षी ने कहा कि योग्य देश आदि नहीं है स्वप्न पदार्थ के लिए, ऐसा क्यों आप कह रहे हो? क्योंकि जहाँ स्वप्न पदार्थों की प्रतीति होती है वही उनके लिए योग्य देश है, ऐसा हम मानेंगे। यदि ऐसा पूर्व पक्षी बोलता है तब उस पूर्व पक्षी के प्रति 2 विकल्प किए गए। क्या? कि वह स्वप्न प्रपंच के लिए योग्य देश काल आदि देह के बाहर है या देह के अंदर है, बताओ, ऐसा विकल्प किया। यदि वो कहता है पूर्व पक्षी कि देह के अंदर ही स्वप्न पदार्थों की प्रतीति होती है, वही उनके लिए योग्य देश काल आदि है, तब सिद्धांतियों ने कहा कि देह में इतनी छोटी जगह हमें स्वप्न पड़ता है कि संकीर्ण है, छोटा सा, तो उसमें रथादियों के लिए योग्य स्थान है, यह कहना बन नहीं सकता, ये बताया। फिर पूर्व पक्ष ने कहा ठीक है, ऐसा करते हैं कि स्वप्न पदार्थों के लिए योग्य देश काल सिद्ध करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि देह के बाहर जीव जाकर स्वप्न पदार्थों को देखता है, ऐसा मानेंगे, तो योग्य देश काल आदि हो जाएंगे, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है। और उन्होंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए 2-3 मुद्दे भी दे दिया पूर्व पक्षी ने। क्या? कि बहुत देशांतरित अन्य देश में स्थित वस्तु को देखता है, दूर की वस्तु को भी देख रहा है स्वप्न में, एक बात। और देह के बाहर स्वप्न होता है, इस बात के लिए श्रुति भी बताती है, बहिष्कुलायात अमृतश्चरित्वा इत्यादि श्रुति। दूसरी बात, स्वप्न में जो प्रतीति होती है, ज्ञान होता है कि मैं खड़ा हूँ, मैं चल रहा हूँ, इस प्रत्यय भेद की भी संगति तब लग सकती है जब देह से बाहर निकलकर जीव स्वप्न पदार्थ को देखता है, बाहर के पदार्थों को देखता है। इसका मतलब बाहर का देश ही
है, योग्य देश कालिक है स्वप्न पदार्थों के लिए, ये पूर्व पक्ष ने बात कही। अर्थात स्वप्न पदार्थों के लिए योग्य देश कालादिक होने के कारण स्वप्न पदार्थ सत्य है, यह कहना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। अब उसका निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती इस पंक्ति से, न इति उच्यते, जो अभी पंक्ति पढ़ा हूं। तो ये जो शुरू हुआ है न इति उच्यते, उसके ऊपर लिखिए समाधानम। तो जो आक्षेप किया था पीछे 2-3 पंक्ति में पूर्व पक्ष ने, उसका समाधान दे रहे हैं। क्या आक्षेप? कि पूर्व पक्षी कहता था कि स्वप्न पदार्थ बाहर है, तब उसको उत्तर देना है न इति उच्यते इत्यादि पंक्ति से। तो यह जो पंक्ति चालू हुई है न इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा सा वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। अंतः एव स्वप्नः, अंतः एव स्वप्नः अर्धविराम, न बहिः, न बहिः इति आह, इति आह न इति उच्यते। ठीक है, देखो भाई, तो सिद्धांती कह रहे अभी कि स्वप्न अंत एव, देह के भीतर ही होता है, बाहर नहीं। अब देह के भीतर ही स्वप्न है, इस बात को बहुत युक्तियों से सिद्ध करते हैं सिद्धांती। इससे सिद्ध क्या होगा? यदि देह के भीतर ही स्वप्न पदार्थ की प्रतीति हो रही है, बाहर जाकर जीव देखता है, ये नहीं सिद्ध हो सकता, देह के भीतर ही स्वप्न है। इसका मतलब स्वप्न सृष्टि के लिए योग्य देश कालादिक नहीं है, और योग्य देश कालादिक न होने के कारण स्वप्न प्रपंच को सत्य कहना उचित नहीं है। अर्थात स्वप्न सृष्टि माया मात्र कल्पित है, ये बात बतानी है। तो पंक्ति देखिए, न इति उच्यते, कैसे? आगे चलिए। न ही सुप्तस्य जन्तोः क्षणमात्रेण योजन शतान्तरितं देशं पर्येतुं विपर्येतुं च ततः सामर्थ्यम संभाव्यते। ठीक है, थोड़ा सा शब्दों का अन्वय कर लेंगे। तो न इति उच्यते, इसके बाद में ये तो वैसे ठीक है, आगे एक शब्द छोड़कर ही सुप्तस्य जन्तोः, एक शब्द छोड़कर आगे योजन शतांतरितम देशम, पीछे क्षण मात्रेण, आगे पर्येतुम, एक शब्द आगे च ततः, पीछे विपर्येतुम, आगे सामर्थ्यम, फिर शुरू में आया है न अंतिम में संभाव्यते। देखो भाई, न इति उच्यते, स्वप्न बाहर नहीं है, अंदर ही है। क्यों? कारण ही, यतो ही, कारण की सुप्तस्य जन्तोः योजन शतांतरितम देशम क्षण मात्रेण पर्येतुं च ततः विपर्येतुं सामर्थ्यम न संभव्यते। सरल है। तो विपर्येतुम का अर्थ पहले लिखिए, विपर्येतुम शब्द आया है ना, पर्येतुम और विपर्येतुम दोनों का भी। पर्येतुम का अर्थ लिखिए बराबर गंतुम, और विपर्येतुम बराबर आगंतुम, आगंतुम। ठीक है, देखो भाई, शुरू से आप देखिए अर्थ ही, क्योंकि सुप्तस्य जंतु प्राणी, सोया हुआ प्राणी के लिए, या मनुष्य लीजिए, तो योजन शतांतरितम देशम। पूर्व पक्षी क्या कह रहा था ऊपर कि जीव जब सोता है, मनुष्य जब सोता है, तो वह, उसको जब स्वप्न पड़ता है, तब वह इस देह को छोड़कर बाहर ही उन सत्य पदार्थों को देखकर आता है, जिन जिन पदार्थों को स्वप्न में देख रहा है। तो बाहर के पदार्थ देख रहा है, गिरी, पहाड़, ये सब, नदी, नाला, सबको देख रहा है। किंतु सिद्धांतिकर ये नहीं हो सकता, क्योंकि सोया यहाँ है,
और उसको स्वप्न में दिखाई दिया हरिद्वार, हिमालय। अब यहाँ से कितना दूर है, और स्वप्न तो क्षण भर पड़ता है। तुम क्षण भर स्वप्न में इतना दूर वापस जाना, जो कि योजन शतांतरितम, सैकड़ों योजना दूर है, वहाँ जाना, पुनः वहाँ तुरंत वापस आना, ये सामर्थ्य सोए हुए व्यक्ति को तो हो ही नहीं सकता। तो देह के बाहर जाकर जीव स्वप्न पदार्थों को देखता है, यह कहना पूर्व पक्षी का ठीक नहीं है। सिद्धांती बोल रहे हैं, पंक्ति देखिए, ही सुप्तस्य जंतो हो, सोए हुए मनुष्य आदि के लिए योजन शतांतरितम देशम, दूर योजन 4 कोस का एक योजन कुछ होता है ना, तो ऐसी सैकड़ों योजन या 100 योजन दूर ऐसे देश में क्षण मात्रेण, एक क्षण भर में, पर्येतुम गंतुम च ततः विपर्येतुम आगंतुम, वहां से पुनः वापस लौट आना, ये सब इतना सामर्थ्यम न संभाव्यते। उस सोए हुए पुरुष में इतना सामर्थ्य कहाँ से आ पाएगा? अतः बाहर जाकर स्वप्नों को देखता है, यह कहना ठीक नहीं। ठीक है, एक बता दिया, एक बात और आगे चलिए। क्वचिच्च प्रत्यागमन वर्जितम स्वप्नम श्रावयति, ऋषु अहम अद्य शयानः निद्रया अभिलुप्तः स्वप्ने पंचालान अभिगतः च अस्मिन् प्रतिबुद्धः च इति। ठीक है, तो चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति क्वचित इत्यादि चालू हुई, तो उसके भी पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतरण। बहिर्गतस्य आगति अनियमात् तत्र एव प्रबोध प्रसंगात् अपि न स्वप्नः बहिः इति आह क्वचित इति आह क्वचित इति। ठीक है, अर्थ देखो भाई, कभी कभी क्या होता है, किसी को स्वप्न पड़ा और स्वप्न में चला गया, स्वप्न यहाँ सोया हुआ है और स्वप्न पड़ा, स्वप्न में दूर चला गया बद्रीनाथ केदारनाथ में, ठीक, और वापस आया ही नहीं। वहां पहुंचा, उतने में जाग आ गई, जग गया, तो वहां वापस तो आया नहीं। फिर होना क्या चाहिए? यदि सचमुच स्वप्न देखने वाला व्यक्ति इस देह से बाहर जाकर उन पदार्थों को देखता है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार माना जाए थोड़ी देर के लिए, फिर स्वप्न पड़ा और चला गया दूर, हरिद्वार आदि, केदारनाथ आदि, बद्रीनाथ आदि, फिर वहां गया, वापस तो आया नहीं, किंतु उतने में जग गया, नींद खुल गई। फिर वहां जगना चाहिए उसको, यहाँ नहीं जगना चाहिए, क्योंकि बाहर वहां गया है ना, किंतु यहाँ जगता है। ऐसा क्यों होता है? फिर इसका मतलब इस देह से बाहर जाकर स्वप्न पदार्थों को देखता है, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। ये बात क्या लिखा अवतरण में? बहिर्गतस्य आगति अनियमात्, बाहर गया स्वप्न में, आने का कोई नियम नहीं है, तो तत्रैव प्रबोध प्रसंगात, वहीं पर उसको जाग आ गई, यानी वहां पर पहुंचा, जग गया, तो वहां पर वो जागृत होना चाहिए, जग जाना चाहिए, यहाँ नहीं, है कि नहीं? इसलिए ऐसा प्रसंग प्राप्त होगा। इससे भी ये कहना ठीक नहीं है कि बाहर जाकर स्वप्नों को देखता है। वही बात बताई जा रही है क्वचित इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, पढ़ता हूं। क्वचित च क्वचित, और क्या भाई, कभी कभी प्रत्यागमन वर्जितम स्वप्नम श्रावयति, श्रुति बता देती है कैसा? प्रत्यागमन वर्जितम, प्रत्यागमन वापस लौटना, उससे रहित ही स्वप्न को श्रावयति। अच्छा, श्रावयति का अर्थ करता श्रुति नहीं लेना, श्रावयति। पहले एक काम करते, पंक्ति पढ़ता हूं, शब्दों का अन्वय करेंगे। क्वचित
प्रत्यागमन वर्जितम स्वप्नम श्रावयति। कुरुषु अहम अद्य शयानः निद्रया अभिलुप्तः स्वप्ने पंचालान अभिगतः च अस्मिन् प्रतिबुद्धः च इति। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, पहले शब्द जोड़कर च को पकड़ेंगे, पीछे आएंगे। क्वचित च क्वचित, फिर 2-4 शब्द आगे जाकर अहम अद्य, पीछे कुरुषु, आगे शयानः, सरल आगे निद्रया अभिलुप्तः स्वप्ने पंचालान अभिगतः च अस्मिन् प्रतिबुद्धः च इति। यहाँ तक आए, फिर पीछे आइए। इति प्रत्यागमन वर्जितम स्वप्नम श्रावयति। श्रावयति, श्रावयति के ऊपर एक छोटा सा वाक्य लिखिए। प्रबुद्धः जनः, प्रबुद्धः जनः पार्श्वस्थान, पार्श्वस्थान प्रति श्रावयति इति शेषः। श्रावयति इति शेषः मतलब प्रबुद्ध जन, जगा हुआ व्यक्ति, निद्रा से स्वप्न से बाहर आ गया, जग गया, जागृत अवस्था में आ गया, ऐसा व्यक्ति पार्श्वस्थान अपने अगल बगल वाले लोगों को सुनाता है स्वप्न। कैसा सुनाता है कि बता देता है कि मैं भाई इतना अच्छा स्वप्न पड़ा, मैं गया केदारनाथ हिमालय में गया, किंतु वहीं पर वहां पहुंचा और जग गया, ऐसा बता देता है। प्रत्यागमन, वापस आया ऐसा तो देखा नहीं उसने स्वप्न में, फिर वहीं पर वो जग जाना चाहिए था, यहां नहीं, यह अभिप्राय है। ठीक है, आप शब्द से देखिए। तो श्रावयति मतलब कौन सुनाता है? जगा हुआ व्यक्ति अपने मित्र आदि को सुनाता है स्वप्न को, स्वप्न, ये बात है। तो पंक्ति देखिए, च क्वचित, कभी कभी कोई आदमी बोलता है अहम, जगा हुआ आदमी क्या बोलता है? अहम, मैं अद्य आज कुरुषु शयान, कुरु देश में, कुरुष प्रांत में शयान सो गया। ठीक है, और निद्रया अभिलुप्त, निद्रा से अभिलुप्त हो गया। फिर स्वप्न पड़ा मुझे, फिर स्वप्न में क्या देखा? स्वप्ने पंचालान अभिगत, पंचालान मतलब पांचाल देश को, अभिगत अर्थात मैं गया, पहुंच गया, गतवान अहम च, और अस्मिन प्रतिबुद्ध, और वहीं पर मैं जग गया, जहां पांचाल देश में पहुंचा ना, वहीं पर मैं जग गया। इति, इस प्रकार से क्या कहता है? प्रत्यागमन वर्जितम स्वप्नम, प्रत्यागमन वापस लौटना, वर्जित रहित, वापस लौटना, लौटना के बिना भी वापस आया नहीं, ऐसा ही स्वप्न को श्रावयति, दूसरे को बता देता है कि इस प्रकार का मुझे स्वप्न पड़ा, मैं वहां गया, वहीं पर जाने पर मुझे नींद खुल गई है कि नहीं, तो मैं जग गया, ये कहता है। तो प्रत्यागमन वर्जितम स्वप्नम श्रावयति, लग गया। फिर आगे चलिए, तो इससे क्या सिद्ध हुआ? तो अभिप्राय यह है कि यदि देह को छोड़कर स्वप्न देखने वाला व्यक्ति बाहर जाकर स्वप्न देखता है, फिर वहां जाने के बाद जग गया, तो यहाँ नहीं उठना चाहिए, वहीं पर उसकी जागृति, वहीं पर उसको देह दिखना चाहिए, अपना ये सब दिखना चाहिए। तो ऐसा दिखता है क्या? नहीं। अतः स्वप्न काल में जीव बाहर जाकर स्वप्नों को देखता है, यह कहना ठीक नहीं। ये जो बात बताई अभी तक ये पंक्ति में, उसी को व्यतिरिक्त मुख से आगे की पंक्ति में दे रहे हैं। देहात चेत अपेयात, ठीक है, पंचालेषु एव प्रतिबुद्धेत तान असौ अभिगत इति, कुरुषु एव तु प्रतिबुध्यते। लग गया? देखो भाई, तो थोड़ा सा अन्वय करेंगे, एक शब्द छोड़कर, चेत, पीछे देहात, आगे अपेयात,
अपेयात् पंचालेषु एव प्रतिबुद्धेत, एक शब्द छोड़कर आगे, असौ पीछे तान अभिगतः इति, फिर आगे एक शब्द छोड़कर तू, पीछे कुरुषु एव, आगे प्रतिबुध्यते। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना देहात इत्यादि, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखेंगे अवतरा। उक्तम अर्थम व्यतिरेक द्वारा स्फोरयति, व्यतिरेक द्वारा स्फोरयति देहाच्च इति। ठीक, देखो भाई, उत्तम अर्थम, अभी अभी पीछे के पंक्ति में जो अर्थ बताया उसी अर्थ को व्यतिरेक द्वारा, व्यतिरेक के माध्यम से स्फोरयति स्पष्ट कर रहे हैं। क्या, देखिए, चेत देहात अपेयात, चेत यदि, देहात स्थूल देह से है कि जिसको स्वप्न पड़ रहा है वह व्यक्ति इस देह से अपेयात, यदि सचमुच दूर चला जाता है बाहर किसी देश में स्वप्न देखने के लिए, अपेयात, तब क्या होना चाहिए, पंचालेषु एव प्रतिबुद्धेत, तो पांचाल देश में उसको जग जाना चाहिए, न कि यहाँ पर, क्योंकि स्वप्न में वहां पहुंचा है, वापस आया नहीं और जग गया वही। तो पंचालेषु एव प्रतिबुद्धेत, क्यों, असौ तान अभिगतः, असौ यह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति, तान अभिगतः, तान मतलब उन देश में गया हुआ है, पंचाल देश में गया हुआ है, और वहां जाने के बाद वापस आया नहीं, जग गया, नींद खुल गई, तो असौ तान अभिगतः, वहां पहुंच चुका है इति। तू, किंतु ऐसा तो होता नहीं है, होता क्या है फिर, तू परंतु कुरुष एव प्रतिबुध्यते, कुरुष मतलब जहां सोया था कुरुदेश में, वहीं पर वो जग जाता है, न कि पांचाल देश में। किंतु होना तो वैसा चाहिए था, कब, यदि देह के बाहर जाकर जीव स्वप्नों को देखता है तब, किंतु वहां जगता नहीं है, जगता यही है कि जहां सोया था। इसका मतलब देह को छोड़कर बाहर जाके स्वप्नों को देखता है, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं, ये बात। तू कुरुष एव प्रतिबुध्यते, लग गया, आगे चलिए। येन च अयम देहेन देशांतरम अश्नुवाणः मन्यते तम अन्ये पार्श्वस्थाः शयन देशे एव पश्यन्ति। ठीक है ना, तो ये जो पंक्तियां ये न इत्यादि, उसके भी पहले एक वाक्य, इतश्च, इतश्च देहात् बहिः, देहात् बहिः देशांतरं गत्वा, देशांतरं गत्वा न स्वप्नधीहि, न स्वप्नधीहि इति आह येन इति। ठीक है, देखो अर्थ, इतश्च, इस कारण से भी, देहात् बहिः देशांतरं गत्वा न स्वप्नधि, देह के बाहर जाकर, अन्य देश में जाकर स्वप्न बुद्धि होती है, स्वप्न दिखता है, यह कहना ठीक नहीं। इस कारण से भी, क्या कारण, वो दे रहे आगे, ये न, तो देखिए भाई, ये न च अयम देहेन देशांतरम अश्नुवान मन्यते, है ना, ये जो शुरू के दो चार शब्द है ना, उसका थोड़ा अन्वय करेंगे। ये न च, एक शब्द छोड़कर, देहेन, पीछे अयम, आगे देशांतरम, आगे सरल है, ये न च देहेन, जिस देह से, अयम यह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति क्या मानता है अपने को, देशांतरम अश्नुवान मन्यते, अन्य देश को मैं प्राप्त हुआ हूं ऐसा मानता है। जिस देह से, तो अपने देह को वहां देखता है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूं, तो जिस देह से यह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति देशांतरम अश्नुवान मन्यते, मैं अन्य देश को प्राप्त हुआ हूं ऐसा मानता है। आगे
तम 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 शब्द का अर्थ लिखिए, तम देहाम, उसी उसके देह को। हो गया, आगे चलिए। तम अन्य पार्श्वस्था शयन देशे व पश्यन्ति, इतर जो लोग हैं उसके अगल बगल वाले घर वाले, वो तो उसको वहीं पर देखते हैं जहां पर वो सोया है। पार्श्वस्था बगल वाले लोग, शयन देशे वो जहां सोया था वही देखते हैं। बात लगी? देखो भाई, समझ लीजिए, पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार स्वप्न देखने वाला व्यक्ति इस देह को छोड़कर बाहर जाकर स्वप्न को देखता है, ऐसा मानेंगे। और जिस देह से वो अपने को बाहर गया हुआ मानता है, देखता है कि मैं अभी हरिद्वार में पहुंच गया हूं, फिर वो जहां जिस घर में सोया है उस घर वाले लोगों को उसका शरीर वहां दिखना नहीं चाहिए। क्या कहना चाहिए? अरे यार, यहाँ तो सोया था रात में 8 बजे, पता नहीं कहाँ चला गया, अभी सोया था, हो सकता है स्वप्न पड़ा होगा, वहां गया होगा, ऐसा कहना चाहिए घर वाले लोगों ने। किंतु ऐसा कहते हैं क्या? कुछ नहीं, वो तो वहीं पर उसको शरीर, उसका शरीर पड़ा हुआ देखते हैं, सुबह तक जब तक नहीं जगता तब तक यही पड़ा है, सोया है, ऐसा देखते हैं। इससे भी पता चलता है कि जिस देह को लेकर वह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति मानता है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूं, है कि नहीं, उस देह को लेकर वो जाता ही नहीं है और बाहर जाता भी नहीं है। यदि बाहर उस देह को लेकर जाता तो घर वाले को वो देह उसका वहां नहीं दिखाई देता, किंतु दिखाई दे रहा है। इसका मतलब स्वप्न देखने वाला व्यक्ति देह को छोड़कर बाहर जाकर स्वप्न देखता है, यह पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। ठीक है, इस फिर स्वप्न कहाँ है? अंदर ही है, और अंदर है इसका मतलब योग्य देश काल नहीं है, और योग्य देश काल नहीं है, अतः स्वप्न मिथ्या है, ये सिद्ध हो जाता है। ठीक, चलिए आगे। तम अन्य पार्श्वस्था शयन देशे एव पश्यन्ति। ठीक है, आगे चलिए। कैसे? और आगे, यथा भूतानि च अयम देशांतराणि स्वप्ने पश्यति न तानि तथा भूतानि एव भवन्ति। और युक्त दे रहे भाई, समझ लीजिए, पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार मानेंगे कि स्वप्न देखने वाला व्यक्ति बाहर जाकर स्वप्नों को देखता है, फिर क्या होना चाहिए? जैसे बाहर के पदार्थ है वैसे ही दिखने चाहिए स्वप्न में, क्योंकि बाहर जाकर सचमुच देख रहा है ना। किंतु ऐसा तो होता नहीं है, बाहर के पदार्थ कुछ अलग ढंग के होते, देखता कुछ उसको अलग रूप से, यह नहीं होना चाहिए फिर। और ऐसा होता है, इसका मतलब बाहर जाकर नहीं देखता है। इस बात को बता रहे अभी, थोड़ा सा अन्वय करेंगे। यथा भूतानि से लेकर भवंती तक जो पंक्ति पढ़ा हूं उसका थोड़ा अन्वय। शुरू के 2 शब्द छोड़कर आया है अयाम, फिर पीछे यथा भूतानि च, आगे देशांतराणि स्वप्ने पश्यति, एक शब्द छोड़कर आगे तानि तथा भूतानि एव, पीछे न, अंतिम में भवन्ति। ठीक है, देखो भाई, अयम यह स्वप्न देखने वाला व्यक्ति, यथा भूतानि देशांतराणि स्वप्ने पश्यन्ति, जिस प्रकार के अन्य देश में जाकर स्वप्न पदार्थों को देखता है, जिस प्रकार से, तानि तथा भूतानि एव न भवन्ति, किंतु वो वैसे वहां होते नहीं है जैसा स्वप्न में देख रहा है। यदि बाहर जाकर देखता है तो वैसे ही उसने देखना चाहिए जैसे बाहर खड़े पदार्थ है, किंतु ऐसा देखता नहीं है। कैसा देखता है फिर? आगे चलिए। परिधावन चेत पश्चेत जागृत वस्तुभूतम अर्थम आकलयेत। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। चेत पीछे, परिधावन पश्चेत, आगे सरल है, तो जागृत वस्तुभूतम अर्थम आकलयेत। चेत यदि, समझ लीजिए, वो स्वप्न काल में किसी व्यक्ति को या मनुष्य आदि को, घोड़े आदि को परिधावन दौड़ता हुआ देख रहा है कि नहीं, तो जागृत अवस्था में आने के बाद तो जागृत वस्तुभूतम अर्थम आकलन, जागृत में आने के बाद उसी प्रकार की वस्तु का आकलन होना चाहिए, किंतु ऐसा तो होता नहीं है।
स्वप्न पड़ा, स्वप्न में देखा क्या कि देखो भाई अभी तो ठंडी के दिन है, उस समय उसको स्वप्न पड़ा आम का पेड़ दिखाई दिया और उसको फल लगे हुए दिखाई दिया, पक गए, खा रहा है कि नहीं। अब समझ लीजिए सचमुच बाहर जाकर स्वप्न को देख रहा है तो ठंडी के दिन में आम के पेड़ को तो आम तो होते नहीं है, वो तो गर्मी में होते हैं, तो फिर जैसा स्वप्न में देख रहा है वैसे बाहर के पदार्थ है ही नहीं है। और यदि बाहर जाकर देखता है तो वैसा ही स्वप्न में उसको देखना चाहिए था जैसे बाहर के पदार्थ है, किंतु ऐसा तो नहीं हो रहा है। ठीक उसी प्रकार का उदाहरण दे रहे, चेत परिधावन, दौड़ता हुआ स्वयं को या किसी को देख रहा है, फिर जगने के बाद उसको वैसा ही मालूम पड़ना चाहिए, अरे हाँ वो दौड़ा था सचमुच वहां पहुंच गया, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। ठीक, चेत परिधावन पश्य, दौड़ता हुआ देखे तो जागृत वस्तुभूतम अर्थम, तो जागृत में आने के बाद उसी प्रकार का अर्थम आकलित, उसी प्रकार की उस वस्तु का उसको ज्ञान होना चाहिए, किंतु ऐसा तो होता नहीं है। फिर कैसा देखता है, चलिए आगे। दर्शयति च श्रुति ही, अच्छा ये बात हो गई ना, यहाँ तक क्या सिद्ध हुआ, इस बात की सिद्धि हुई कि स्वप्न देखने वाला व्यक्ति कभी भी बाहर जाकर स्वप्न पदार्थों को देखता है, सत्य पदार्थों को देखकर आता है, वही वो स्वप्न होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर स्वप्न होते कहाँ हैं, अंदर ही होते हैं, और यदि अंदर होते हैं तो अंदर ही अनिर्वचनीय उत्पन्न होते हैं, उन स्वप्न पदार्थों को देखता है। इसका मतलब उन स्वप्न पदार्थों को योग्य देश काल नहीं है और प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात स्वप्न मिथ्या है, ये बात सिद्ध हो जाती है। लगा इतना? अच्छा, ये तो युक्ति सिद्ध कर दिया कि स्वप्न बाहर नहीं है, अंदर ही है। श्रुति भी इस बात को बताती है कि स्वप्न पदार्थ अंदर है करके। बोलेंगे अच्छा तो कौन श्रुति है बताओ, तो बता रहे सिद्धांती, दर्शयति च श्रुति अंतः एव देहे स्वप्नम, अन्वय च श्रुति ही, एक शब्द छोड़कर आगे, देहे पीछे, अंतः एव आगे, स्वप्नम पीछे, दर्शयति, देखो भाई, च और श्रुति देहे अंत एव, देह के भीतर ही स्वप्नम दर्शयति, स्वप्न को बताती है कि स्वप्न कहाँ है, देह के भीतर है। ऐसा कौन कह रही है, श्रुति। तो कौन श्रुति है वो, तो श्रुति दे रहे हैं, स यत्र एतत् स्वप्नयाचरति इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम आरंभ करके फिर आगे श्रुति कहती है स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते, बृहदारण्यक 2:1-18 इति श्रुति कह रही है, साफ साफ लिखा है, स्वे शरीर, अपने ही शरीर में यथा कामम यथेष्टम परिवर्तते, विहरति, विचरण करता है, घूमता फिरता है स्वप्न में, ये कह रहे हैं। और उपक्रम कैसा किया है, यत्र एतत् स्वप्नयाचरति इति उपक्रम्य, ठीक है ना, ये उपक्रम और आगे स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते, इसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे प्रतीक एतत्, एतत् बराबर स्वप्नम यथा स्यात्, स्वप्नम यथा स्यात् तथा तथा यत्र काले, यत्र काले स्वप्नया वृत्त्याचरति, स्वप्नया वृत्त्याचरति तदा तदा यथा कामम बराबर यथेष्टम, यथेष्टम स्वशरीरे, स्वशरीरे परिवर्तते, परिवर्तते बराबर विचरति इत्यर्थः, विचरति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एतत् मतलब स्वप्न, यथा स्यात् जैसा होता है, तथा यत्र काले जिस काल में स्वप्नया वृत्त्या चरति, स्वप्न वृत्ति से ही
चरति चलता फिरता है, घूमता है, तदा यथा कामम मतलब यथेष्टम स्वशरीर परिवर्तते, अपने शरीर में ही परिवर्तते नाम विचरति फिरता घूमता है, न कि बाहर। स्वयं श्रुति कह रही है, अतः स्वप्न बाहर नहीं अंदर ही होता है, ये बात हो गई। और अंदर स्वप्न है उसके लिए योग्य देश काल नहीं है, और योग्य देश काल नहीं है अर्थात स्वप्न मिथ्या है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, आगे चलिए। अतश्च श्रुति उपपत्ति विरोधात बहिष्कुलाय श्रुति गौणी व्याख्यातव्या। ठीक है, अब कौन बात बताई जा रही है अतश्च इत्यादि पंक्ति से? तो अतः के पहले एक वाक्य लिख लेते हैं, अवतरण लिखेंगे। अंतः एव स्वप्नः चेत, अंतः एव स्वप्नः चेत कथं तर्हि बहिष्कुलाय श्रुतिः, बहिष्कुलाय श्रुतिः इति तत्र आह अतश्च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को, अरे सिद्धांती तुमने स्वप्न को अंत ही सिद्ध कर दिया युक्ति और श्रुति के बल पर। तो अंत एव स्वप्न चेत, यदि स्वप्न अंदर ही देह के भीतर ही है तो कथम तर्हि बहिष्कुलाय श्रुति, तो बहिष्कुलाय श्रुति की संगति कैसे लगाओगे? पूर्व पक्षी पूछ रहा है। बहिष्कुलाय श्रुति मतलब कल बताई थी ना श्रुति, पूर्व पक्ष ने बताई थी, बहिष्कुलायात अमृतः चरित्वा सोईयते अमृतो यत्र कामम बृहदारण्य 4:3-12। तो बहिष्कुलायात अमृत, अमृतः सह अग्नि, कुलायात बहि, कुलायात का अर्थ कर दिया था देहात, देह के बाहर जाकर स्वप्न पदार्थों को देखता है आदि आदि, ये सब बताया था। उस श्रुति की संगति कैसे लगाओगे फिर? पूर्व पक्षी पूछेगा। यदि स्वप्न अंदर है तो श्रुति की संगति बताओ। तब सिद्धांती कह रहे अतः, इसलिए, अतः मतलब स्वप्न अंदर ही सिद्ध हुआ, इसलिए क्या? श्रुति उपपत्ति विरोधात, अग्नि विरोधात बहिष्कुलाय श्रुति गौणी। तो जो बहिष्कुलाय श्रुति है ना वो गौणी है, क्योंकि उसको गौण नहीं मानेंगे, मुख्य मानेंगे कि सचमुच जीव बाहर जाकर स्वप्नों को देखता है, उस श्रुति के आधार पर मानेंगे। तो होगा क्या फिर? जो अभी तक हमने युक्ति दी है किस बात के लिए कि स्वप्न पदार्थ बाहर नहीं अंदर ही है, उस श्रुति के साथ, युक्ति के साथ विरोध, उपपत्ति के साथ विरोध और श्रुति के साथ भी विरोध। क्योंकि अभी अभी जो श्रुति बताइए स यत्र यत्र स्वप्नया चरति इति उपक्रम्य स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते, इस श्रुति ने स्वप्नों को अंदर बताया है। इस श्रुति के साथ और उपपत्ति अर्थात युक्ति के साथ विरोध होगा कब? यदि बहिष्कुलाय श्रुति को मुख्य अर्थ उनका है ऐसा मानेंगे तब। अतः बहिष्कुलाय जो श्रुति है वो मुख्य अर्थ में उसका तात्पर्य नहीं है, अतः गौण अर्थ में तात्पर्य है। सचमुच वो श्रुति ये नहीं कहना चाहती कि सचमुच जीव देह से बाहर जाकर स्वप्नों को देखता है, नहीं तो अन्य श्रुति और युक्ति के साथ विरोध होगा। फिर उसका अर्थ कैसा करेंगे? उसको कैसा मानेंगे? गौण मानेंगे। तो गौण मानने पर अर्थ क्या होगा वो भी बताएंगे। देखिए आगे, पहले इस पंक्ति को पूरा करें। अतः श्रुति उपपत्ति विरोधात, अभी अभी जो स्वे शरीरता का श्रुति और उपपत्ति के साथ विरोध होने से बहिष्कुलाय श्रुति गौणी व्याख्यातव्या, गौण रूप से उसका व्याख्यान करना चाहिए। और गौण रूप से उसका व्याख्यान करेंगे तो क्या व्याख्यान होगा उसका? आगे पंक्ति, बहि इव कुलायात अमृत चरित्वा इति, ऐसा अर्थ हो जाएगा। थोड़ा सा अन्वय, अमृतः पीछे, कुलायात पीछे, बहि इव आगे, चरित्वा इति।
तो कुलायात, कुलाय मतलब देह, ठीक है ना। तो कुलायात वो अमृत, अमृत अर्थात जीव, मरण रहित धर्मा जीव, कुलायात देह से बहिहि इव, ऐसा अर्थ करेंगे कि श्रुति का बहिष्कुलायात अमृत चरित्वा, इस श्रुति का वो अमृत स्वरूप जीव सचमुच बाहर जाता है ऐसा नहीं, जैसे कि बाहर जाता है ऐसा अर्थ करेंगे। अर्थात बाहर जाता नहीं है, अर्थ ऐसा निकल आएगा। तो अमृत कुलायात बहि इव चरित्वा इति, ऐसा करेंगे, ठीक है। ये जो आया है ना कुलायात, तो उसका थोड़ा सा अर्थ लिखिए। कुलायात बराबर देहात, कुलायात बराबर देहात। आगे बहि इव, बहि इव अमृतः बराबर, अमृतः बराबर आत्मा, चरित्वा, चरित्वा यथा कामम, यथा कामम बराबर यथेष्टम, ईयते, ईयते बराबर विहरति इत्यर्थः, विहरति इत्यर्थः, ठीक है। देखो अर्थ, तो कुलायात मतलब देहात, बहिहि इव देह के बाहर जैसा जाकर यह अमृत आत्मा जीव चरित्वा घूम फिर कर यथा कामम यथेष्टम ईयते विहरति, ऐसा गौण अर्थ हो जाएगा उस श्रुति का। अतः उस श्रुति के साथ भी विरोध नहीं आएगा, देह के भीतर स्वप्न को मानने पर भी वही दे रहे। आइए आगे, हो गया नहीं इतना, कहा गया, हाँ। तो कुलायात बहि इव अमृत चरित्वा इति, आगे यो हि वसन अपि शरीरे न तेन प्रयोजनम करोति स बहि इव शरीरात् भवति इति, ठीक है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अभी पीछे की पंक्ति में क्या कहा कि जैसे कि देह के बाहर जाता है ऐसा श्रुति का अभिप्राय है, गौण अर्थ में श्रुति है। कौन सी श्रुति? बहिष्कुलायात अमृत चरित्वा इत्यादि श्रुति। फिर कोई प्रश्न करेगा कि गौण अर्थ भी क्यों बताती फिर श्रुति? सचमुच यदि स्वप्न देखने वाला बाहर जाता नहीं है तो जैसे कि बाहर जाता है ऐसा क्यों कह रही श्रुति? तो उसका कारण बता रहे इस पंक्ति में। तो पंक्ति को देखिए, यो ही, यहां से जो पढ़ा हूं भवती इति तक एक वाक्य, थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। ही पीछे, यह एक दो शब्द छोड़ आगे, शरीरे पीछे, वसन अपि, वसन अपि, एक दो शब्द छोड़कर आगे, तेन प्रयोजनम पीछे, न आगे, करोति सह, दो शब्द छोड़कर आगे, शरीरात् पीछे, बहि इव भवति इति, हो गया। शरीरात् बहि इव भवति इति। देखो भाई, अर्थ देखिए, ही क्योंकि यह जो कोई व्यक्ति शरीरे वसन अपि, शरीरस्थ है, शरीर में है, जागृत अवस्था में भी, शरीर में भी है, तो भी शरीरे वसन अपि तेन प्रयोजनम न करोति, बराबर, तेन, तेन, तेन का अर्थ लिखिए, शरीरेण, प्रयोजनम न करोति, हो गया ना। सह शरीरात् बहि इव भवति इति। देखो भाई, क्या सीधी बात है कि जो देह में है, देह में विद्यमान है, जिंदा भी है, जागृत अवस्था में भी है,
किंतु ऐसा बैठा है या खड़ा है और थोड़ा बुद्धि पर परिणाम हो गया समझ लीजिए, फिर देखता ही रहता है ऐसा। उसको कुछ पूछेंगे भी, बोलेंगे भी, अरे भाई क्यों बैठा, क्या कर रहे हो, खा लो, कुछ बोलेगा नहीं, कहेगा नहीं, प्रतिक्रिया कुछ नहीं देगा, एक तरफ एक टक देखता रहेगा। तो फिर लोग बोलते वो ध्यान लग गए, यहाँ नहीं है अभी, बोलते कि नहीं। इसका मतलब देह में है किंतु उस देह से काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब देह के बाहर है, ऐसा बोला जाता है व्यवहार में, ठीक है कि नहीं। इसलिए श्रुति भी कहती है कि सोया है और काम कुछ नहीं कर रहा है देह से, और बहुत सारे पदार्थों को स्वप्न में देख रहा है बाहर के जैसे। अतः श्रुति ने कह दिया बहिष्कुलायात, लेकिन देह से जैसे कि बाहर गया। लोक व्यवहार में भी ऐसा ही होता है, ठीक है कि नहीं। वही दे रहे ही, क्योंकि यह शरीरे वसनपि, शरीर में विद्यमान है तो भी तेन प्रयोजनम न करोति, उस शरीर के द्वारा कुछ उपयोग नहीं करता है। प्रयोजन मतलब उपयोग, कुछ उपयोग नहीं कर रहा है। तेन प्रयोजन न करोति, सब ऐसा वह व्यक्ति शरीरात बहि इव भवति, जैसे कि लोग कहते हैं शरीर के वो क्या है, बाहर है, शरीर में नहीं है, छोड़ो उनको, बात छोड़ो, चलो अपना अपना काम करो, ऐसा सब लोग बोलते हैं। होता है कि नहीं, ये बात हो गई। शरीरात बहि ही इव भवति इति हो गया। इस पर एक वाक्य लिखते भाई, देहस्थः अपि, देहस्थः अपि देहाभिमान हीनत्व गुणेन, देहाभिमान हीनत्व गुणेन, गुणेन बहिष्टवत्, बहिष्टवत् बहिः इति उक्तः इत्यर्थः, बहिः इति उक्तः इत्यर्थः। ठीक, देखो भाई अर्थ, देहस्थपि, देह में है तो भी देहाभिमान हीनत्व गुणेन, किंतु उसको क्या नहीं है, देह का अभिमान रूप गुण नहीं है, देह का अभिमान नहीं है उसको, मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, देवदत्त ये दत्त हो, है कि नहीं। फिर वो बहिष्टवत, बाहर की तरह ही है, इसलिए कहते लोग बहि इति, बाहर बोल देते हैं। उसी प्रकार श्रुति ने कह दिया, अतः गौण अर्थों को भी श्रुति ने बता दिया, अतः श्रुति की कोई गलती ऐसी बात तो नहीं है, ये बात कह दिया। शरीरात बहि भवति हो गया। आगे चलिए, आगे स्थिति गति प्रत्यय भेद अपि एवं सति विप्रलंब एव अभ्युपगंतव्य। ठीक, पूर्व पक्ष ने एक युक्ति दी थी, किस बात के लिए, कि स्वप्न पदार्थ को देखने के लिए जीव बाहर रह जाता है, इस बात को सिद्ध करने के लिए युक्ति दी थी कल। क्या कहा था, स्थिति गति प्रत्यय भेद च न अनिष्क्रांते जंतौ सामंजस्यम अश्नुवीत, ऐसा कहा था कि नहीं। क्या, जीव यदि देह से बाहर नहीं जाता है तो स्थिति प्रत्यय गति प्रत्यय भेद, प्रत्यय मतलब ज्ञान का भेद नहीं हो पाएगा। जबकि स्वप्नावस्था में आदमी कहता है कि मैं खड़ा हूं, मैं चल रहा हूं, इससे भी मालूम पड़ता है कि देह से बाहर जाकर स्वप्न को देखता है। ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने, उसका उत्तर दे रहे इस पंक्ति से, स्थिति गति प्रत्यय भेद इति। अतः ये जो पंक्ति चालू हुई ना, स्थिति गति इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण, यत्तु स्थिति गति प्रत्यय भेद, स्थिति गति प्रत्यय भेद सामंजस्याय, सामंजस्याय स्वप्नः बहिः इति, स्वप्नः बहिः इति अर्धविराम, तत्र आह स्थिति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, यत्तु पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी कि स्थिति गति प्रत्यय भेद सामंजस्याय, स्थिति गति का जो प्रत्यय भेद है, ज्ञान का भेद है, उसको सामंजस्य करने के लिए, वो सुसंगत बनाने के लिए स्वप्न बहि, स्वप्न बाहर ही होता है। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था उसके बारे में आप लिख रहे हैं सिद्धांति। क्या लिख रहे हैं, देखो भाई,
स्थिति गति प्रत्यय भेद अपि एवं सति विप्रलंब एव अभ्युपगंतव्य। थोड़ा सा अन्वय एवं बीच में आया है, एवं सति पीछे स्थिति गति प्रत्यय भेद अपि आगे विप्रलंब एव अभ्युपगंतव्य। ठीक है, देखो एवं सति का अर्थ लिखिए, एवं सति बराबर श्रुति युक्तिभ्याम अंतः एव स्वप्ने सिद्धे सति, ऐसा करेंगे, अंतः एव स्वप्ने सिद्धे सति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई एवं सति मतलब ऐसा होने पर, मतलब श्रुति और युक्ति के द्वारा अंत एव स्वप्ने सिद्धे सति, श्रुति और युक्ति के द्वारा यह बात सिद्ध हो चुकी है कि स्वप्न पदार्थ अंदर ही है। ऐसा सिद्ध होने पर फिर बोलेंगे अंदर ही सिद्ध हुआ तो स्थिति गति की संगति कैसे लगाओगे? तब कह रहे सिद्धांती स्थिति गति प्रत्यय भेद अपि विप्रलंब एव। विप्रलंब शब्द का अर्थ लिखिए भ्रमात्मक एव। विप्रलंब मतलब भ्रमात्मक, भ्रांति स्वरूप। ठीक है, एव अभ्युपगंतव्य अर्थात स्वप्न में जो स्थिति गति का प्रत्यय हो रहा है कि मैं खड़ा हूं, मैं चल रहा हूं, बैठा हूं, भोजन कर रहा हूं, जा रहा हूं, स्वप्न में दिखाई देता है ना, वह सब प्रत्यय भेद, ज्ञान का भेद विप्रलंब भ्रम ही है, भ्रांति ही है कि नहीं? विप्रलंब एव अभ्युपगंतव्य स्वीकर्तव्य। लग गया? तो इसका मतलब उस प्रत्यय भेद के द्वारा भी स्वप्न बाहर है यह सिद्ध नहीं हो सकता, स्वप्न तो अंदर ही है, यह सिद्ध हो गया। ठीक, चलिए आगे। तो काल विसंवाद अपि, आगे की पंक्ति आ रही है, किंतु इस काल विसंवाद इत्यादि पंक्ति के द्वारा कौन बात बताने जा रहे ग्रंथकार? इस बात को समझने के लिए काल इसके पहले एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण, तो लिखेंगे योग्य देशाभावम उक्त्वा, योग्य देश अभावम, देशाभावम उक्त्वा कालाभावम आह, कालाभावम आह। ठीक है, काल विसंवादो इति। अभी तक सिद्धांतियों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि स्वप्न पदार्थों के लिए योग्य देश नहीं है, क्योंकि स्वप्न पदार्थ कहाँ दिखाई देते हैं? शरीर के भीतर, और शरीर के भीतर स्वप्न पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, और इतने सारे स्वप्न पदार्थों को तो स्वप्न देह में जागा हो नहीं सकती, तो भी दिखाई देते हैं, अर्थात योग्य देश नहीं है तो भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब स्वप्न पदार्थ कल्पित है, स्वप्न सृष्टि मिथ्या है, योग्य देश का अभाव बताया। इस बात को बताने के बाद अब यहां से आगे काल अभाव, योग्य काल का अभाव, स्वप्न पदार्थ के लिए योग्य काल नहीं है, इस बात को बता रहे सिद्धांती। आइए आगे, काल विसंवाद अपि च स्वप्ने भवति। कैसे? रजन्याम सुप्तः वासरम भारते वर्षे मन्यते। ठीक है, थोड़ा अन्वय करेंगे, दो शब्द छोड़कर आया है, च स्वप्ने पीछे, काल विसंवाद अपि आगे भवति, भवति आगे रजन्याम सुप्तः, एक शब्द छोड़कर आगे, भारतवर्षे पीछे, वासरम अंतिम में, मन्यते, काल विसंवाद। देखो भाई, च स्वप्ने, स्वप्न में, काल विसंवाद अपि। ठीक, विसंवाद शब्द का अर्थ लिखिए विरोध, काल विसंवाद अपि, काल के साथ भी विरोध है, अर्थात योग्य काल नहीं है स्वप्नों को, ये बात। काल विसंवाद, काल विरोध अपि भवति, काल का भी विरोध है। कैसे? उदाहरण देकर समझा रहे हैं। तो रजन्याम सुप्त, रजनी, रजनी
रात्रौ रजन्याम, रात्रौ रात में सोया है कि नहीं, और उसको सोया रात में स्वप्न पड़ा तो रजन्याम सुप्त, फिर स्वप्न पड़ा तो स्वप्न में क्या दिखाई दे रहा है उसको? दिन दिखाई दे रहा है, और वो भी कहां पर? भारतवर्षे वासरम, वासरम दिन, दिवस, पश्मन्यते, दिन को मानता है दिवस है ऐसा मान रहा है, भारत में ही मान रहा है, ये बात विशेष है। इसका मतलब काल के साथ विरोध है, क्योंकि सोया कहाँ है? रात में। अब रात के समय में भारत में दिन हो सकता है क्या? नहीं। हाँ, यदि वो अमेरिका में जाकर देखता स्वप्न में, वहां दिन को देखता तो बात ठीक होती, क्योंकि वहां, यहाँ जब रात होते, हमारे यहाँ भारत में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है, और यहाँ जब दिन होता है तब वहां रात होती है। अभी हम लोगों का दिन चल रहा है, अमेरिका में रात, सब लोग सो गए होंगे अभी, अमेरिका में रात चल रही है वहां। समझ में आया? हाँ, किंतु वो देख रहा है स्वप्न में, रात में सोया है और रात में ही दिन को देख रहा है, वो भी कहाँ? भारत में ही देख रहा है, तो काल की संवाद होगा, काल के साथ विरोध होगा। समझ लीजिए, पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार मानेंगे कि जो आदमी सोता है, स्वप्न को देखता है, वो बाहर जाकर देखता है, फिर बाहर जाकर देखा तो उसको रात नहीं दिखनी चाहिए थी ना, किंतु दिखाई क्या दे रही है उसको? दिन दिखाई दे रहा है, रात तो दिखाई नहीं दे रही है। इसका मतलब उचित काल भी नहीं, बाहर जाकर नहीं देखता है, अंदर ही उसको स्वप्न पड़ता है, काल का विरोध हो रहा है कि नहीं? चलिए फिर, रजन्याम सुप्त भारतवर्षे वासरम मन्यते, ठीक है, भारतवर्षे, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, अत्र रात्रि समये अपि, अत्र रात्रि समये अपि केतुमालादि वर्षांतरे, केतुमालादि वर्षांतरे वासरः भवति, वासरः भवति इति अतः, इति अतः भारतवर्षे इति उक्तम, भारतवर्षे इति उक्तम, ठीक है। देखो भाई अर्थ, अत्र रात्रि समय, अत्र मतलब हम लोगों के देश में, इस देश में रात्र के काल में, रात्रि समय अपि केतुमालादि वर्षांतरे, वर्ष कहते देश को, तो केतुमालादि देश में, जो पुरानी भाषा है, आज की भाषा में अमेरिका है कि नहीं, उसको केतुमालादि देश कहते हैं, तो वहां पर अमेरिका में वासरः भवति, जब यहाँ रात है तो वहां पर दिन है, किंतु वहां जाकर नहीं देख रहा है स्वप्न को, भारत में ही दिन देख रहा है, रात में सोया और स्वप्न में उसको दिन दिखाई दिया, वो भी भारत में, तो अतः काल के साथ विरोध हुआ। वासरः भवति, वासर मतलब दिन, भवति इति अतः, इसलिए कह दिया भारतवर्षे इति उक्तम, ठीक है। देखो भाई, उन लोगों को भी पता था से सब, ऐसा नहीं है कि भारत का खोज हो गई, उसके पहले हम लोगों को पता नहीं था कि उधर देश है, या उन लोगों को भारत पता नहीं था तब खोज हो गई, ऐसा थोड़ी है। उस काल में सबको पता था, ऐसा पूरी पृथ्वी का ज्ञान था उन लोगों को, केवल पृथ्वी का ही नहीं, स्वर्ग, चंद्र, लोकांतर, सबका ज्ञान था। उलट आज के जमाने में इतना विज्ञान आगे बढ़ गया, ज्ञान कम हो गया। कहाँ स्वर्ग का ज्ञान है, कहाँ जा पा रहे, उस समय सब चीजों का ज्ञान था उनको, ठीक है। चलिए, मन्यते होगा इतना, आगे चलिए, तथा मूर्त मात्रवर्तिनी स्वप्ने कदाचित वर्ष पूगान अतिवाहयति, अतिवाहयति, ठीक है। ये क्या बात अब बताई जा रही है? तो तथा के पहले एक वाक्य, विधांतरेण, विधांतरेण काल विसंवादम आह, काल विसंवादम आह तथा इति, ठीक है। देखो भाई, विधांतरेण मतलब प्रकारांतरेण, अन्य प्रकार से काल का विरोध दिखा रहे। अब एक तो बता दिया उदाहरण, और दूसरी पद्धति से बता रहे काल के साथ विरोध कैसे। तथा मुहूर्त मात्रवर्तिनी स्वप्ने, स्वप्न जब पड़ता है ना, कितनी देर तक पड़ता है?
बहुत कम समय में। कभी कभी क्या होता है पता है, हम लोग सोते हैं और 5 मिनट के बाद नींद खुल जाती है और उतने भी स्वप्न पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं? और वो भी स्वप्न ऐसा लगता है बहुत दीर्घ काल तक मैं देख रहा हूँ स्वप्न नहीं, ऐसा लगता है। अब देखो सचमुच में देखा जाए तो नींद कितनी हुई 5 मिनट की, उसमें स्वप्न कितना हुआ होगा 1-10 सेकंड, 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, और लग रहा है कितना बहुत काल गया। आलंदी भी गया, वापस भी आया, फिर धारूर में गया, औषध ले आया, है कि नहीं, फिर पहुंचा भी दिया, सब दिखाई दिया, स्वप्न में लग गया इतने छोटे से काल में, है कि नहीं। यदि स्वप्न में सचमुच बाहर जाकर आदमी देखता तो इतने छोटे से काल में इतना सब काम होता क्या? नहीं होता। तो विरोध हो रहा है फिर। इसका मतलब स्वप्न सब अनिर्वचनीय है, देह के भीतर है, कल्पित है। यह पंक्ति देखिए, तथा मुहूर्त मात्रवर्तिनी स्वप्ने, स्वप्न इसका विशेषण है, मुहूर्त मात्रवर्तिनी। क्या? एक मुहूर्त मात्र मतलब थोड़े से काल में बीतने वाला स्वप्न, उसमें कभी कभी आदमी देखता है क्या? कदाचित बहुवर्ष पुगान, है कि नहीं, बहुवर्ष पुगान, पुग शब्द का अर्थ होता है समूह, बहुवर्षों के समूह को देखता है कि बहुत साल स्वप्न को देख रहा है जैसे कि, तो बहुवर्ष पुगान अतिवहायति, है कि नहीं, बहुवर्ष बीत गए या बहुवर्ष को देख रहा है, प्रतीत होता है उसको, ये बात हो गई। अतिवहन करता है, उसको मालूम पड़ता है कि बहुत वर्ष स्वप्न में देख रहा हूं करके थी। अच्छा, तो कुल मिलाकर क्या हुआ? काल के साथ भी विरोध है, ये बात हो गई। अच्छा, आगे चलिए, निमित्तानि अपि च स्वप्ने न बुद्धये कर्मणे वा उचितानि विद्यन्ते। ठीक है, थोड़ा सा अनुभव बीच एक शब्द 2 शब्द छोड़ कर आया, च स्वप्ने, पुनः एक शब्द छोड़कर आगे, बुद्धये कर्मणे वा उचितानि, शुरू से आइए, निमित्तानि अपि, बीच में न, अंतिम में विद्यन्ते। देखो भाई अर्थ, बुद्धये कर्मणे वा, बुद्धये शब्द का अर्थ लिखिए ज्ञानाय, ज्ञान के लिए, कर्मणेवा या कर्म करने के लिए, उचितानि निमित्तानि अपि, है कि नहीं, च और स्वप्न में ध्यान के लिए और कर्म के लिए अथवा कर्म के लिए उचित निमित्तानि अपि न विद्यन्ते, उचित निमित्त भी नहीं है। निमित्तानि इसका अर्थ लिखे साधन सामग्री, स्वप्न पदार्थ में जो भी ज्ञान हो रहा है, जो भी कर्म हो रहा है, उसके लिए उचित साधन सामग्री भी नहीं है। कैसे उस साधन सामग्री नहीं है योग्य स्वप्न में? तब आगे बता रहे हैं, करणोपसंहारात् ही न अस्य रथादिग्रहणाय चक्षुरादीनि सन्ति, उचित सामग्री नहीं है ज्ञान के लिए, ये बात बताई। शब्दों का थोड़ा अन्वय, एक शब्द छोड़कर आए ही पीछे, करणोपसंहारात्, थोड़ा आगे जाकर रथादिग्रहणाय, पीछे अस्य, आगे चक्षुरादीनि, पीछे न, अंतिम में संति, योग्य साधन सामग्री नहीं है ज्ञान के लिए। कैसे? ही, क्योंकि करणोपसंहार, जब सोया है तो सभी इंद्रियों का उसका क्या हुआ है? उपसंहार हुआ है, लीन हुई है उसकी इंद्रिय, नेत्रादि काम नहीं कर रहे, है कि नहीं, जिस समय स्वप्न देख रहा है कि नहीं, तो सोया हुआ है, देह के नेत्रादि काम नहीं कर रहे, करणों का उपसंहार हो चुका है। तो करणोपसंहारात्, करण का उपसंहार हुआ होने के कारण क्या जी? रथादिग्रहणाय, स्वप्न में जो उसको पदार्थ दिखाई दे रहे उन रथादि पदार्थों को देखने के लिए अस्य चक्षुरादीनि न सन्ति, इसके लिए कोई चक्षुरादि पदार्थ उसके पास है नहीं है, तो भी देख रहा है। अस्य, अस्य शब्द का अर्थ लिखिए स्वप्न द्रष्टुः, अस्य मतलब स्वप्न द्रष्टुः, स्वप्न देखने वाले को कोई उचित सामग्री नहीं है।
दो बात होती ना, ज्ञान के लिए उचित सामग्री नहीं है, ये बात बताया अभी। फिर दूसरा क्या था विकल्प? कर्म के लिए, कार्य करने के लिए भी उसके पास उचित सामग्री नहीं है, तो उसको बता रहे अब आगे। रथादि निर्वर्तने अपि कुतः अस्य निमिष मात्रेण सामर्थ्यम दारुणी वा। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय बीच में आया है, निमेष मात्रेण, फिर शुरू में रथादि निर्वर्तने अपि, एक शब्द छोड़कर आगे अस्य, थोड़ा आगे जाकर सामर्थ्यम दारुणी वा, पीछे कुतः। ठीक है, तो ये जो रथादि पंक्ति है ना, तो उसके पहले एक वाक्य लिखते हैं, कर्मार्थम योग्य निमित्त अभावम आह, योग्य निमित्त अभावम आह रथादि इति। ठीक है, पीछे के पंक्ति में ज्ञान के लिए योग्य निमित्तों का अभाव बताया, अब कर्म के लिए योग्य निमित्त का अभाव बता रहे, योग्य साधन सामग्री का अभाव बता रहे हैं। पंक्ति देखिए क्या जी, तो निमेष मात्र एक क्षण भर स्वप्न पड़ता है, और उतने में रथादि निर्वर्तने अपि, रथादि निर्माण करने के लिए भी अस्य स्वप्न द्रष्टु सामर्थ्यम दारुणी वा कुतः, एक निमिष भर क्षण भर स्वप्न पड़ता है, उसको रथ को उत्पन्न करना है, तो उस रथ को उत्पन्न करने के लिए उसके पास सामर्थ्य कहाँ से आएगा? और दारुणी मतलब लकड़ी भी कहाँ से आएगी? एक क्षण भर स्वप्न में कहाँ से लाएगा लकड़ी, और कैसा बनाएगा रथ को? अर्थात रथ को बनाने के लिए, स्वप्न पदार्थों को बनाने के लिए उसके पास, कर्म करने के लिए उसके पास योग्य सामग्री भी नहीं है, तो भी स्वप्न पदार्थ दिखाई देते। इसका मतलब स्वप्न पदार्थ सभी कल्पित ही है, अंदर ही है। वही कह रहे निमेष मात्रेण रथादि निर्वर्तने, निर्वर्तने संपादने, है कि नहीं? रथादि निर्माण करने में, संपादन करने में, उत्पन्न करने में भी क्या जी, अस्य स्वप्न द्रष्टु सामर्थ्यम दारुणी वा कुतः, सामर्थ्य और लकड़ी कहाँ से मिलेगी उसको? कुछ नहीं मिलेगा, अर्थात योग्य सामग्री नहीं है। अच्छा, और आगे चलिए, बाध्यन्ते च एते रथादयः स्वप्नदृष्टाः प्रबोधे, थोड़ा अन्वय च, थोड़ा आगे स्वप्नदृष्टाः, पीछे एते रथादयः, आगे प्रबोधे, पीछे बाध्यन्ते। ठीक है, देखो भाई, च और स्वप्न दृष्टाः मतलब स्वप्न में देखे गए, एते रथादय सब रथादिक पदार्थ क्या प्रबोधे बाध्यन्ते, जागृत में आने के बाद उन सभी पदार्थों का क्या होता है? बाध होता है। इससे भी मालूम पड़ता है कि स्वप्न पदार्थ सत्य नहीं है, अपितु कल्पित ही है। हो गया जी? हाँ, और अंदर ही है, बाहर के पदार्थों को नहीं देखता है। यदि बाहर के पदार्थों को देखता तो उनका बाध नहीं होता फिर जागृत में आने के बाद, किंतु बाध होता है। इसका मतलब बाहर के पदार्थों को नहीं देखता है, अंदर ही पदार्थ है, और अंदर पदार्थ है उसके लिए योग्य देश काल नहीं है, अतः स्वप्न पदार्थ कल्पित है। ये बात सिद्ध हो जाती है कि नहीं? यदि कल्पित नहीं होते तो उनका बाध नहीं होता, बाध हो रहा है इसका मतलब कल्पित है। ये बात हो गई। अच्छा, आगे चलिए, जागृत में आने के बाद स्वप्न पदार्थों का बात तो होता ही है, उसमें कोई संदेह नहीं, किंतु बहुत बार ऐसा होता है कि स्वप्न में ही स्वप्न पदार्थों का क्या होता है? बात होता है। ये बात बता रहे अभी आगे, स्वप्ने एव च एते सुलभ बाधाः भवन्ति। हो गया? क्यों? आद्यन्तयोः व्यभिचार दर्शनात्, हेतु दे रहे हैं। पंक्ति देखिए, स्वप्ने एव, तो स्वप्ने एव इसके पहले एक छोटा वाक्य अवतरण, न केवलम प्रबोधे बाध्यत्वम, न केवलम प्रबोधे बाध्यत्वम, अर्धविराम, स्वप्ने अपि
इति आह स्वप्ने इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, न केवलम प्रबोधे बाध्यत्वम, केवल जागृत में ही बाध होता है ये बात नहीं, स्वप्ने अपनी, स्वप्न में भी कभी कभी क्या होता है, बाध हो जाता है। ये कह रहे, वही कह रहे, स्वप्ने एव च एते, एते रथादय स्वप्न पदार्थ सुलभ बाधा, अर्थात देखते देखते उनका क्या हो जाता है, बाध हो जाता है स्वप्न में ही। वो कैसे, आगे बताएंगे। सुलभ बाधा भवन्ति, क्यों, आद्यंतयो व्यभिचार दर्शना, वो स्वप्न पदार्थ के आदि और अंत में उनका क्या है, व्यभिचार है। स्वप्न पदार्थ में समझ लीजिए कोई घट प्रतीत हुआ या कोई रथ प्रतीत हुआ, तो उसके पहले वह रथ नहीं है, बाद में भी नहीं है, आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, बीच में दिखाई दे रहा है। अतः कभी स्वप्न में उनका क्या हो जाता है, बाद, आद्यंतयो व्यभिचार, आदि और अंत में, शुरू में और बाद में उसका व्यभिचार अर्थ अभाव दिखाई देता है। आगे चलिए, रथोयम इति ही कदाचित स्वप्ने निर्धारितः क्षणेन मनुष्य संपद्यते, स्वप्न में ही स्वप्न पदार्थों का बात कभी कभी होता है। वो कैसे, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे इस पंक्ति से। ये जो पंक्ति चालू हो रही ना, रथोयम इत्यादि, उसके पहले की एक वाक्य अवतरण, आदावन्ते च, आदावन्ते च व्यभिचारधि, व्यभिचारधि जागरे अपि तुल्या, जागरे अपि तुल्या इति आशंक्य, इति आशंक्य विशेषम आह, विशेषम आह रथो इति। ठीक है, चलिए भाई, और देखिए, आधा कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि स्वप्न में स्वप्न पदार्थ का बात इसलिए बताया आपने, या उसको आदि में नहीं है, अंत में नहीं है, किंतु आदि और अंत में भी विचार तो जागृत में भी तो है। कोई बच्चा या घट निर्माण हुआ तो पहले उत्पन्न होने के पहले घट नहीं था, टूटने फूटने के बाद नहीं रहेगा, तो पहले नहीं है बाद में नहीं है, तो आदि और अंत में भी विचार तो जागृत पदार्थ में भी है, तो भी जागृत पदार्थों को व्यवहारिक सत्य माना जाता है। उस प्रकार स्वप्न के पदार्थों में आदि अंत न होने पर भी उसको व्यवहारिक सत्य मानने में क्या आपको दिक्कत है, ऐसी शंका करेगा कोई, उसका उत्तर देना है। क्या लिखा अवतरण में, आदौ अंते च व्यभिचार बुद्धि, पदार्थों के बारे में अभाव बुद्धि, जागरे अपि तुल्य, जागरे में जागृत में भी है, इति आशंक्य, ऐसी कोई शंका करेगा तो उत्तर देते, विशेषम आ, स्वप्न में जागृत की अपेक्षा कुछ विशेषता है कि नहीं। अतः जागृत के पदार्थ व्यवहारिक सत्य है, किंतु स्वप्न पदार्थ व्यवहारिक सत्य नहीं है, कल्पित है, ये बताएंगे। पंक्ति देखिए, रथोयम इति ही कदाचित स्वप्ने निर्धारित है नहीं, शुरू के जो रथोयम इति, इतने में ही अन्वय देखिए, अयम पीछे रथः, आगे इति, आगे सरल है, स्वप्न में दिखाई दिया यह रथ है, देख रहा है स्वप्न में रथ है, किंतु देखते देखते ही रथ ऐसा निर्धारण होते होते ही कभी कभी रथ की जगह मनुष्य दिखाई देता है, अतः रथ का बाद हो गया। तो स्वप्न में स्वप्न पदार्थ का बाद होता है कभी कभी। वो कह रहे हैं अयम रथ इति ही कदाचित स्वप्ने निर्धारित, स्वप्न में निश्चय किया कि रथ है, स्वप्न में दिखाई दे रहा है पदार्थ रथ है करके, तो निर्धारित क्षणेन, क्षण भर में मनुष्य संपद्यते, किंतु वो रथ नहीं दिखाई देता है, रथ की जगह मनुष्य दिखाई दे रहा है उसको। अरे यार मुझे ऐसा लगा ये रथ है, रथ नहीं है, ये तो मनुष्य है स्वप्न में। तो स्वप्न में स्वप्न पदार्थ का क्या हुआ, बाल हुआ। अच्छा, संपद्यते। और आगे मनुष्योयम इति निर्धारित क्षणेन वृक्ष, और उदाहरण दे दिया थोड़ा अन्वय, अयम मनुष्य इति निर्धारित, आगे सरल है। कभी कभी क्या होता है, स्वप्न में दिखाई दे रहा है ये मनुष्य है करके, ये मनुष्य है, अयम मनुष्य इति निर्धारित, निश्चय किया स्वप्न में, और देखते देखते क्षण भर में ये वृक्ष ऐसा मालूम पड़ रहा है, इसका मतलब मनुष्य का बाद हुआ। तो स्वप्न में स्वप्न पदार्थों का क्या होता है, बाद कभी कभी, अतः स्वप्न पदार्थ कल्पित है, ये बात सिद्ध हो गई। ठीक, आगे चलिए, स्पष्टम च अभावम
रथादीनां स्वप्ने श्रावयति शास्त्रम। ठीक है, ये जो पंक्ति है ना स्पष्टम इत्यादि, उसके पहले एक वाक्य, न केवलम अध्यक्षम, अध्यक्षम कौंस में लिखी प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम कौंस बंद, आगे स्वप्ने, स्वप्ने रथादीनां बाध्यत्वम, रथादीनां बाध्यत्वम अर्धविराम, किंतु किंतु श्रुतम अपि, किंतु श्रुतम अपि इति आह स्पष्टम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, न केवलम अध्यक्षम स्वप्ने, न केवलम अध्यक्षम, अध्यक्षम का अर्थ प्रत्यक्षम, तो न केवलम प्रत्यक्षम स्वप्ने रथादीनां बाध्यत्वम, स्वप्न में रथादियों का बाध होता है वह केवल प्रत्यक्ष ही है ऐसी बात नहीं, किंतु श्रुतम अपि, श्रुति भी बताती है स्वप्न पदार्थों का बाध, अतः स्वप्न कल्पित है। तो बोलेंगे कौन श्रुति बताती है, कैसी बताती है, बताओ जरा। पंक्ति आ रही है, स्पष्टम च अभावम रथादीनां स्वप्ने श्रावयति शास्त्रम, इतने का थोड़ा अन्वय, एक शब्द छोड़कर च शास्त्रम, अंतिम में शास्त्रम, पीछे स्वप्ने, स्वप्ने उसके पीछे रथादीनां, उसके पीछे अभावम और पीछे स्पष्टम, फिर आगे श्रावयति, शास्त्रम श्रावयति, शास्त्र शब्द का अर्थ है श्रुति, श्रुति सुनाती है। क्या बात को सुनाती है भाई श्रुति, तो स्वप्न में रथादियों का अभाव है इस बात को स्पष्ट रूप से श्रुति कहती है, और रथादि तो दिखाई दे रहे और श्रुति तो अभाव कर रही है, इसका मतलब रथाधिक स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थ कल्पित है, मिथ्या है। तो बोलेंगे कौन श्रुति है, वो श्रुति बताओ। तो श्रुति दे रहे, न तत्र रथाः न रथ योगाः न पंथा न भवन्ति, तत्र मतलब स्वप्नावस्था में न तो रथ है, न रथ को जोड़े जाने वाले रथ योगा मतलब घोड़े हैं, न पंथा न तो मार्ग है, अभाव बता रही, और स्वप्न में दिखाई देते स्वप्न पदार्थ सब, इसका मतलब स्वप्न पदार्थ कल्पित है इत्यादि। ठीक है, कुल मिलाकर क्या तात्पर्य हुआ, कह रहे अंतिम में तस्मात् माया मात्रम स्वप्न दर्शनम। ठीक है ना, तो तस्मात् के पहले एक वाक्य, योग्य देशादि अभावेन, योग्य देशादि अभावेन सिद्धम अर्थम उपसंहरति, सिद्धम अर्थम उपसंहरति तस्मात् इति। ठीक है, और देखिए भाई, योग्य देश आदि अभाव, योग्य देश नहीं है, योग्य काल नहीं, योग्य निमित्त नहीं है, सबका अभाव है, इसलिए सिद्ध क्या हुआ उस अर्थ को बता रहे हैं, तस्मात् स्वप्न दर्शनम माया मात्रम, स्वप्न दर्शन स्वप्न पदार्थ स्वप्न सृष्टि माया मात्र अर्थात कल्पित ही है, क्योंकि उसके लिए न तो योग्य देश है, न योग्य काल है, न योग्य साधन सामग्री है, अतः कल्पित है स्वप्न, इस बात की सिद्धि हो गई। इसके साथ साथ यह 3 नंबर का सूत्र यहाँ पर पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम